स्टूडेंट, ह्यूमन जेनेटिक्स में अब तक हम उनके अध्ययन के विभिन्न तरीकों में जो सबसे मुख्य मेथड होता है पेडिग्री एनालिसिस पढ़ चुके हैं। अध्ययन के दूसरे तरीकों में हमने आपको एक बताया था पॉपुलेशन अध्ययन। जब आनुवंशिकी का और वंशानुगति का एक पॉपुलेशन के स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहीं न कहीं मानव आनुवंशिकी और ह्यूमन जेनेटिक्स से ही संबंधित है। अध्ययन का एक और तरीका है। जब हमने शुरुआत की जेनेटिक्स की तो मटर और ड्रोसोफिला जैसे एक एक जीव पर अध्ययन किया हमने। मानव पर आए तो हमें पता चला कि ऐसे क्रॉस और एक एक जीव का अध्ययन संभव नहीं है। वहां पर परिवार का अध्ययन किया गया तो पेडिग्री बनाई गई। अब परिवार से भी ऊपर उठ के देखें तो फिर आता है पॉपुलेशन। ये एक पेडिग्री या एक परिवार के लेवल से भी बड़ा लेवल है। पॉपुलेशन को इकोलॉजी की भाषा में अगर कहा जाए तो किसी स्थान विशेष पर एक ही जाति के जीवों का समूह जो कि एक प्राकृतिक समूह होता है उसे पॉपुलेशन समिष्ट कहते हैं। और जब हम उस पॉपुलेशन के स्तर पर कोई आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और क्योंकि हम पॉपुलेशन के स्तर पर बात करते हैं, इसका उपयोग जेनेटिक्स से ज्यादा दूसरे चैप्टर में आता है। आप जब एनसीईआरटी का चैप्टर देखोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं, फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपको मिलेगा इवोल्यूशन के चैप्टर में। इवोल्यूशन का चैप्टर और इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास जो है प्रकृति का, वो भी पॉपुलेशन के स्तर पर ही होता है। इवोल्यूशन की इकाई कहा जाता है पॉपुलेशन को, कि विकास की शुरुआत एक जीव की बजाय पॉपुलेशन के स्तर से मानी जाती है। और जब हम पॉपुलेशन की जेनेटिक्स अध्ययन करते हैं तो ये उस पॉपुलेशन के इवोल्यूशन को समझने में सबसे ज्यादा काम आती है। और इसीलिए ये टॉपिक कई बार इवोल्यूशन के साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, हम उसमें मेनली जेनेटिकल पार्ट पर फोकस करेंगे। और हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि एक परिवार के स्तर पर हमने आनुवंशिकी का अध्ययन किया है, उसका पेडिग्री चार्ट बनाकर। अगर हम उससे और बड़े स्तर पर जाएं तो एक पॉपुलेशन के स्तर पर भी आनुवंशिकी का अध्ययन होता है, और उसमें क्या अध्ययन होता है और कैसे अध्ययन होता है, यही हमें इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसका ज्यादा डिटेल आपकी इवोल्यूशन के चैप्टर में होगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स सामान्य से अगर परिभाषा लें तो पॉपुलेशन स्तर पर आनुवंशिकी का अध्ययन पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने बताया, एक स्थान विशेष पर एक जाति के जीवों का समूह एक निर्धारित समय में। अब यहाँ हम किस प्रकार के आनुवंशिकी का अध्ययन कर सकते हैं, तो हमने कुछ लिस्ट लिखी कि देखो हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम पॉपुलेशन स्तर पर ही अध्ययन कर पाएंगे, जैसे किसी जीन या एलील की वंशानुगति का अध्ययन। अब देखिए, वंशानुगति का जो अध्ययन होगा, तो जब हम एक जीव के स्तर पर भी वंशानुगति अध्ययन कर सकते हैं उनके क्रॉस द्वारा, एक परिवार के स्तर पर भी अध्ययन कर सकते हैं पेडिग्री में, तो ये काम हम पॉपुलेशन स्तर पर भी कर सकते हैं। जब एक परिवार के समूह से हम वंशानुगति पता कर पा रहे हैं तो पॉपुलेशन के अंदर तो ऐसे कई परिवार होंगे, तो यहाँ और बड़े स्तर पर वंशानुगति पता चलेगी। तो पेडिग्री में जो काम किया वो काम आप पॉपुलेशन स्तर पर भी कर सकते हो, हालांकि ये थोड़ा और जटिल हो जाएगा, बट यहाँ भी वंशानुगति का लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन कर सकते हैं। साथ में उस लक्षण की प्रवृत्ति कि वो प्रभावी प्रकृति का है या अप्रभावी प्रकृति का, ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जीन और एलील की प्रकृति यानी कि प्रभावी अप्रभावी नेचर भी बता सकते हो। ये जो दोनों कार्य हैं, ये दोनों कार्य तो हम पेडिग्री से भी अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि पेडिग्री के मेथड को प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। पॉपुलेशन स्तर पर इस कामों में जटिलता बढ़ेगी क्योंकि समूह बड़ा हो जाता है, लेकिन पॉपुलेशन के स्तर पर भी हम वंशानुगति का अध्ययन कर सकते हैं, प्रभावी अप्रभावी प्रकृति का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो काम हमने पेडिग्री में किया वो यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और अध्ययन किए जा सकते हैं। जैसे कुछ और अध्ययन में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है जीन या एलील की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और ये जो कार्य है पॉपुलेशन के स्तर पर सबसे मुख्य रूप से अध्ययन इसी चीज का होता है, किसी जीन या एलील की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति से तात्पर्य यह है कि कोई पर्टिकुलर एलील या जीन पॉपुलेशन के समस्त जीवों में कितना है, कितना प्रतिशत है। तो एक एक जीन एक एक एलील की मात्रा निकाल रहे हैं, और ये जो जीन की आवृत्तियां हैं इसी से आपको उस पॉपुलेशन के इवोल्यूशन की दिशा का पता चलेगा कि और भविष्य में किस प्रकार के जीव या किस प्रकार की पॉपुलेशन रहेगी, ये अंदाजा लगा सकते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो काम सबसे ज्यादा किया जाता है वो जीन आवृत्ति का अध्ययन। ठीक है, कुछ अन्य चीजें और भी हैं, जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा था मल्टीपल एलील बहुयुग्म विकल्पता। वहां भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब एक लक्षण के कई एलील होते हैं,
लेकिन वो सारे अलील एक जीव में नहीं आ पाते हैं और वो अलग अलग जीवों में रहते हैं। और इसीलिए मल्टीपल अलील का पता लगाने के लिए, मल्टीपल अलील के अध्ययन के लिए पॉपुलेशन स्तर पर अध्ययन करना अनिवार्य होता है। कई जीवों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें अलग अलग जीवों में अलग अलग अलील मिलेंगे और कुल कितने अलील है ये पता चलेगा। तो मल्टीपल अलील बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन तो हमेशा ही पॉपुलेशन स्तर पर ही होता है। ऐसे ही हमने जो एक और टॉपिक पढ़ा, बहुजीनी वंशानुगति, मात्रात्मक वंशानुगति, जहाँ कई कई जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं। ऐसे में मात्रात्मक वंशानुगति तो पॉपुलेशन के वृहद स्तर पर ही अध्ययन हो पाएगी, क्योंकि मात्रात्मक वंशानुगति में एक अधिकतम और न्यूनतम प्रदर्शन के बीच के भी बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं जो आपको पॉपुलेशन में ही दिख पाएंगे। और इसीलिए बहुजीनी और मात्रात्मक वंशानुगति का अध्ययन भी इसी स्तर पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन स्तर पर भी कई सारी चीजों का और आनुवंशिकी के कई विभागों का अध्ययन होता है। यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज हमें जो पढ़नी है वो जीन आवृत्ति, और इस आवृत्ति पर आधारित अक्सर एक नए क्वेश्चन हमें AIPMT और नीट के एग्जाम तक में मिल जाता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनका अर्थ समझ लें, क्योंकि जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो ये वहाँ काम आते हैं। जैसे कुछ टर्म्स लें, एक दो टर्म्स तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मैंने कुछ टर्म्स और उनकी परिभाषा लिखी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं तो जीनोम, जीनोम और दूसरा है जीन पूल। अगर हम याद करें तो शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में जो हमने जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी और शब्दावली पढ़ाई थी, वहाँ ये दो शब्द मैं पढ़ा चुका हूँ। जीनोम किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित कुल जीन का समूह। ठीक है, जीनोम एक जीव के स्तर का शब्द है, किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित सारे जीन एक जीनोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित सारे जीन, जैसे मानव के 23 गुणसूत्रों पर उपस्थित करीब 30,000 जीन उसका एक जीनोम है। इस तरह से एक जीव के एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पर उपस्थित सारे जीन, तो एक अगुणित कोशिका में एक जीनोम होता है और द्विगुणित कोशिका में 2 जीनोम होते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये तो हुई जीव के स्तर की कहानी। जब हम इसको और बड़े स्तर, पॉपुलेशन स्तर पर आते हैं तो एक नई शब्द और हमने बताया था, जीन पूल। पूल का मतलब भी एक संग्रह से है कि जब एक पॉपुलेशन के समस्त जीवों के सारे जीनोम या सारे जीन को इकट्ठा कर लें तो ये जो एक बड़ा संग्रह बना, इसी को जीन पूल कहते हैं। जीन पूल किसी पॉपुलेशन के सारे जीवों के सारे जीन या सारे जीनोम कह सकते हो, ये एक जीन पूल कहलाता। और जब हम पॉपुलेशन अध्ययन कर रहे हैं, पॉपुलेशन पर जेनेटिक्स अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जीन पूल महत्वपूर्ण होगा। जीनोम एक जीव के स्तर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, और ऐसे कई सारे जीवों के जीनोम को मिलाकर जीन पूल बनेगा। जो मैंने अभी आपको कहा, जीन की आवृत्ति, कौन सा जीन, कौन सा एलील कितनी मात्रा में है, तो ये आवृत्ति किस में पता करोगे? जीन पूल में। जीन पूल सारे उस पॉपुलेशन के सारे जीवों के जीन का समूह है। जैसे मान लीजिए 100 जीवों की एक पॉपुलेशन है और 100 जीव डिप्लॉइड हैं, तो एक डिप्लॉइड जीव में 2 जीनोम होते हैं। तो ऐसे 100 जीवों के 2-2 जीनोम मिलाकर 200 जीनोम हो गए। 200 जीनोम का ये संकलन पूरा क्या कहलाएगा? उस पॉपुलेशन का जीन पूल। समझ में आ गई बात? तो जीनोम और जीन पूल 2 शब्द पहले भी पढ़ चुके हैं। 1-2 शब्द और हैं जो ध्यान रखिए, जैसे ये अक्सर इवोल्यूशन के अध्ययन में कई बार काम आता है, जीन फ्लो, जीन प्रवाह, फ्लो। ठीक है, इवोल्यूशनरी अध्ययनों में देखा जाता है तो इस शब्द का काफी उपयोग है, जीन का प्रवाह। ठीक है, अब जीन खुद तो चल के जाएगा नहीं, जीन होता है जीव के अंदर और जीव जा सकता है। और हम देखते हैं कि एक जाति की जो पॉपुलेशन है, एक जाति के जीवों का समूह, क्या एक ही जगह होगा या पृथ्वी पर कई जगह हो सकता है? हम देखते हैं एक जाति के जीवों के समूह हमें छोटे छोटे कई जगह मिल सकते हैं, और अलग अलग जगहों पर एक ही जाति की पॉपुलेशन मिल सकती है। एक जगह पर एक, फिर अलग, इनको लोकल पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग जगहों पर एक ही जाति के जीवों का समूह है। अब उस पॉपुलेशन से कुछ जीव उधर चले गए, उधर से कुछ इधर आ गए, आवागमन चलता है। आना और जाने की इस प्रक्रिया को माइग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन, दोनों तरह का जाना आना, दोनों मिलाकर माइग्रेशन। क्योंकि जीव गतिशील हैं, और मान लीजिए एक जाति के जीवों के 2 समूह हैं, 2 अलग अलग जगहों की पॉपुलेशन। अब वहाँ की वातावरणीय परिस्थितियां अलग हैं, जो भी है, वहाँ म्यूटेशन भी अलग अलग हुए, तो अलग, भले कहने को एक जाति के जीव है लेकिन उनमें म्यूटेशन अलग अलग हुए तो नए नए एलील बन गए। जैसे एशिया के मानव की पॉपुलेशन हम देखें इंसानों की, और अफ्रीका की अलग होगी।
अब अगर वहां से कोई व्यक्ति इधर आकर रहने लग जाए, इधर से कोई व्यक्ति उधर चला जाए, तो जब ये जीव इधर से उधर जा रहे हैं तो अपने साथ उन अलील को भी तो ले जा रहे हैं। और हो सकता है वहां म्यूटेशन से कोई नया अलील बना हो और वो उस जीव के साथ उस पॉपुलेशन में पहुंच गया, ठीक है, जो अन्यथा शायद ना होता, लेकिन वो जीव लेके चला गया और वो जीव वहीं जाके बस गया, वहीं उन्होंने संततियां उत्पन्न की, जीवन पर्यंत वहीं रहे। तो जो अलील इस पॉपुलेशन का था वो वहां जाकर चला गया। इसको प्रवाह कहते हैं। जीवों के आना जाने से जीन का प्रवाह। जैसे सिकल सेल एनीमिया का जो म्यूटेशन हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, बताया था मैंने। आज सिकल सेल एनीमिया विश्व के सारे देशों में मिल जाता है। तो क्या सभी जगह म्यूटेशन थोड़ी हुआ था? एक पॉपुलेशन में नए अलील का आगमन दो तरीके से होता है, या तो वही म्यूटेशन हो जाए तो नया अलील बन गया, और म्यूटेशन ना हो तो किसी और पॉपुलेशन से चला है प्रवाह के थ्रू। तो ये जो जीन प्रवाह है ये पॉपुलेशन में नए जीन, नए अलील के लाने का काम कर सकता है। किसी अन्य पॉपुलेशन में म्यूटेशन से बना नया अलील जीव के साथ इधर भी आ सकता है। इस प्रकार के प्रवाह से पॉपुलेशन में नए नए जीन, नए नए अलील का आगमन होता है और फिर वो धीरे धीरे यहीं पर रच बस जाते हैं और प्राकृतिक नए नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन और इन सब में आगे जाकर सहायक होते हैं। ठीक है, इसी को हम जीन प्रवाह कहते हैं। और नॉर्मली ये जीवों के आने जाने, माइग्रेशन, और आने जाने के बाद वहीं स्थायी रूप से रह जाना, जिसको हम कहते हैं रैंडम मैटिंग, मतलब वहीं पर रुक जाना, जन्म द्वारा संततियां उत्पन्न करना, तभी वो जीन वहां स्थायी हो जाता है। ठीक है, यही परिभाषा है। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में किसी जीन या अलील का माइग्रेशन व रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग को हिंदी में हम कहेंगे यादृच्छिक संगम, मतलब प्राकृतिक जनन जो है उसको कह सकते हो। ठीक है, माइग्रेशन और रैंडम मैटिंग द्वारा प्रवाह होना, जीन और अलील का एक से पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जो प्रवाह है, इसी को हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो। और इसका उपयोग एक पॉपुलेशन में नए अलील के आने के लिए और साथ साथ में उसमें इवोल्यूशन में ये मददगार होता है। तो जीन प्रवाह का एक चीज ध्यान रखिए, जब हम पॉपुलेशन स्तर पर बात कर रहे हैं तो जीन प्रवाह होगा। ठीक है, एक और टर्म इसी तरह से जेनेटिक लोड। ये भी थोड़ा सा टर्म जो है लोड, आप देखिए, लोड नॉर्मली किसी भार के लिए कहा जा सकता है। कोई अवांछित भार हो सकता है जो नहीं हो लेकिन है, ऐसा को हम बहुत भार या लोड के। जेनेटिक लोड का मतलब है जीन के शब्द में लोड, लोड इन टर्म्स ऑफ जीन। अब एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक लोड का तात्पर्य क्या है? अब देखिए, एक पॉपुलेशन में हर तरह के अलील हैं। अच्छे अलील भी हैं, म्यूटेशन से बने हुए बेकार अलील भी हैं, प्रभावी अलील भी हैं, अप्रभावी अलील भी हैं। आमतौर पर जो बेकार अलील है वो अप्रभावी हैं, ठीक है, और म्यूटेशन से और भी बनते रहते हैं। एक पॉपुलेशन हमेशा अच्छे अलील का चयन करती रहती है और आगे बढ़ते हैं, और जो हानिकारक अलील है धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और इनका खत्म करना ये लोड है हमारे लिए, जो हानिकारक है लेकिन फिर भी बना हुआ है। तो जेनेटिक लोड कैसे समझा जाए? इससे पहले आप ये देखिए कि क्या किसी पॉपुलेशन में से किसी लक्षण के किसी प्रभावी अलील को पूरी तरह से खत्म करना संभव है, या अप्रभावी अलील को पूरी तरह से खत्म करना संभव है? थोड़ा सा ये बेसिक सी बात है। एक उदाहरण लेके समझो। मान लीजिए 100 मटर के पौधों की एक छोटी सी पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें लंबे बोने हर तरह के पौधे हैं। हमारे बैठे बैठे विचार आया कि चलिए इस पॉपुलेशन में एक काम करें, लंबेपन का जीन कैपिटल टी हटा दें, हमें नहीं चाहिए, हम बोने ही रखें, स्मॉल टी अलीली चाहिए, इस पॉपुलेशन से कैपिटल टी हटा दो। तो क्या उस पॉपुलेशन से प्रभावी लंबेपन का जीन अलील हट सकता है? हमने क्या किया, जितने लंबे पौधे दिख रहे थे उखाड़ के फेंक दिए, बोने बोने रहने दिए। तो क्या लंबेपन का अलील उस पॉपुलेशन से खत्म हो गया? क्या अब जो बोने बचे उनमें किसी में लंबेपन का जीन होगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रभावी वाला तो दिख रहा था हमें, जो लंबेपन का जीन लेके बैठा वो लंबा ही दिखेगा, छिपता नहीं है प्रभावी, छिपता नहीं तो दिखता है, और दिखता है तो चयन द्वारा निकाला जा सकता है, प्रभावी अलील को हटाया जा सकता है। यही हमने उल्टा सोचा होता कि नहीं, हम तो अप्रभावी स्मॉल टी बोनेपन के अलील को हटाएं। तो कैसे हटा सकते हैं? क्या अब उस पॉपुलेशन में से लंबे मत उखाड़ के फेंको, बोने बोने उखाड़ के फेंक दो, केवल लंबे पौधे रहने दो। तो केवल लंबे पौधे रहने देने के बाद क्या उस पॉपुलेशन से अप्रभावी अलील स्मॉल टी हट गया? तो हमारा जवाब होगा नहीं। कैसे? जो लंबे पौधे दिख रहे हैं, कुछ लंबे पौधे इनमें ऐसे भी हैं जो अपने अंदर बोनेपन का अलील भी लेके बैठे हैं, विषम युग्मी। लंबे जो प्रभावी लक्षण में एक समस्या है, उसमें विषम युग्मी अवस्था भी तो होती है। तो वो दिखेगा तो प्रभावी, लेकिन अंदर एक अप्रभावी अलील भी बैठा है जो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है तो चयन में नहीं आया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉपुलेशन से प्रभावी अलील को हटाना फिर भी पॉसिबल है, अप्रभावी नहीं हटता। और जब एक अप्रभावी अलील एक बार को स्थायी हो गया पॉपुलेशन में, फिर तो वो प्रकृति से भी नहीं हटता और हमेशा विषम युग्मी अवस्था में छिपे फॉर्म में चलता रहता है। ये जो छिपा स्वरूप है, जो दिखता भी नहीं है, निकाला भी नहीं जा सकता, इसी को लोड कहते हैं, जो नजर नहीं आता लेकिन हमेशा बना रहता है। तो जेनेटिक लोड दरअसल किसी लक्षण के अप्रभावी अलील का विषम युग्मी अवस्था में पाया जाना कहलाएगा। भाई जो अप्रभावी वाले समयुग्मी है वो तो बेचारे दिख ही रहे अप्रभावी, उनको तो उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन जो विषम युग्मी है उनके अंदर जो अप्रभावी अलील है वो छिपा छिपा चलता है और यही लोड है, क्योंकि इसका पता भी नहीं चलता लेकिन बना हमेशा रहता है। तो पॉपुलेशन लेवल पर इस तरह के जेनेटिक लोड भी होंगे। अब आप देखिए, जो हमारे हानिकारक अलील हैं, जो अप्रभावी अलील है, बहुत सारे हानिकारक हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से कभी पॉपुलेशन से हटा नहीं सकते। और जो हमारे अच्छे अलील हैं वो प्रभावी हैं, लेकिन प्रभावी अलील एक बार को तो हट सकता है। हालांकि पॉपुलेशन जब बहुत बड़ी होती है तो प्रभावी को भी प्रायोगिक तौर पर तो हटाना संभव नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है। ठीक है, तो बड़ी अजीब स्थिति है कि जो अच्छे अलील है एक बार को वो तो फिर भी हटा सकते हैं, जो हानिकारक अलील है वो हट नहीं सकते क्योंकि वो अप्रभावी होते हैं। ओके, तो जेनेटिक लोड क्या हुआ, किसी पॉपुलेशन में किसी लक्षण के अप्रभावी अलील का विषम युग्मी अवस्था में बने रहना जेनेटिक लोड कहलाता है। आगे बात समझ में, ये मैंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्म्स बताई हैं। इन टर्म्स का उपयोग आप इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तब ज्यादा होता है। इन्हीं शब्दावली में इन चार के बाद एक और शब्द, एक और टर्म लेते हैं और वो हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो है जीन फ्रीक्वेंसी, जीन की आवृत्ति। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन आवृत्ति, हमें दरअसल हमारे सिलेबस में भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से आवृत्ति ही पढ़नी। जीन आवृत्ति क्या है, कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब बातें। जीन आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 100 जीवों की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और हमने कहा कि भाई इसके अंदर अगर हम एक लक्षण के किसी एक अलील की मात्रा ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए हमें पता चला कि 100 जीवों के अंदर 200 जीनोम हुए, अर्थात 200 अलील हो गए। एक जीनोम में एक लक्षण का एक अलील, एक जीव जो डिप्लॉयड है उसके अंदर 2 अलील, 100 लोगों में 200 अलील। और जब मैंने पता किया कि भाई इन 100 लोगों के 200 अलील में से 150 अलील प्रभावी हैं और 50 अलील अप्रभावी हैं, मान लीजिए हमें मालूम चला, ठीक है, 150 प्रभावी और 50 अप्रभावी है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन के इस लक्षण के कुल अलील में 75% अलील प्रभावी और 25% अप्रभावी है। और ये 75% 25% इन दोनों अलील की आवृत्ति हो गई। समझ में आई बात? किसी पॉपुलेशन में किसी लक्षण के कुल अलील में से किसी विशिष्ट अलील की प्रतिशत मात्रा, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पॉपुलेशन में किसी लक्षण के कुल अलील में से किसी विशिष्ट अलील की प्रतिशत मात्रा उसकी आवृत्ति कहलाती है। और बाकायदा हम आवृत्ति कैलकुलेट कर सकते हैं, कई बार प्रत्यक्ष रूप से तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से इसकी गणना भी की जा सकती है, करके बताएंगे भी। अच्छा, आवृत्ति जो भी आ रही है, आवृत्ति से पता क्या चला, ये देखिए, जीन की आवृत्ति जो है हमें कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन के बारे में काफी सारी चीजें बता सकती है, इवोल्यूशन की दिशा बता सकती है। इस समय प्रकृति कौन से लक्षण और किस स्वरूप का चयन कर रही है, नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी उसी की बढ़ती है जिसको प्रकृति पसंद करती है। पसंद करने का अर्थ है कि उपलब्ध परिस्थितियों में जो अलील सबसे उपयुक्त है उसका चयन होता है। आप जब डार्विन पढ़ते हैं तो कहते हैं साहब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो प्रकृति के उपलब्ध वातावरण में, वातावरण हालांकि बदलता रहता है, लेकिन किसी वक्त की बात कर ले तो किसी भी समय के जो उपलब्ध वातावरण है उस वातावरण के हिसाब से लक्षण का जो अलील सबसे उपयुक्त है प्रकृति उसका चयन करती है, वो बढ़ता जाता है। जो उपयुक्त नहीं है वो कम होता जाता है। तो किसी अलील की आवृत्ति अधिक मिलने का अर्थ ये है कि ये अभी नेचुरली सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि जिसका चयन हो रहा है प्रकृति द्वारा उसी की आवृत्ति बढ़ती, नहीं तो दूसरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति फ्रीक्वेंसी की मात्रा हमें बताएगी कि कोई अलील का चयन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। और प्रकृति जब चयन करती तो प्रभावी अप्रभावी नहीं देखती, उसे तो ये मतलब है कि लक्षण के दो स्वरूप में जो इस समय सबसे अच्छा लग रहा है या जो अभी की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बेस्ट है उसको वो उसका चयन होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसा भी संभव है कि किसी लक्षण में कभी कभी अप्रभावी अलील का चयन होता है, वो बढ़ता है, प्रभावी कम होता है। मानव में सीधे बाल घुंघराले बाल में घुंघराले बाल प्रभावी हैं लेकिन वो कम है, सीधे बाल अप्रभावी होते भी ज्यादा है, अर्थात इसका चयन हो रहा है।
ठीक है, डिंपल वाले गाल प्रभावी और बिना डिंपल वाले अप्रभावी, लेकिन लोग ज्यादा बिना डिंपल वाले गाल वाले मिलते हैं, अर्थात ये अप्रभावी होते हुए भी बढ़ रहा है, चयन हो रहा है। तो आवृत्ति से पता चलता है। और ऐसे अगर हम एक जीव के सारे लक्षणों के अलील की आवृत्ति निकाल लें तो हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं इस समय इस जीव की पॉपुलेशन में ये लक्षण वाले जीव का चयन हो रहा है, और अगर इनका चयन हो रहा है, इनकी आवृत्ति बढ़ रही है, तो अर्थात 100, 50 साल, 1000 साल बाद इस पॉपुलेशन में इसी प्रकार के जीव ज्यादा मिलेंगे, दूसरे हट चुके होंगे। तो हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब आवृत्ति से ही संभव है। ठीक है, तो जीन की जो आवृत्ति है उस जीन के नेचुरल सिलेक्शन कि वो कितना प्राकृतिक रूप से चयन हो रहा है वो दर्शाती है। ठीक है, और किसी जीन की आवृत्ति का बढ़ना प्रकृति द्वारा उसके चयन को दर्शाएगा। ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब उसका सिलेक्शन होगा, कम है मतलब अभी वो चयन नहीं हो रहा है, उपयुक्त परिस्थिति में वो ठीक नहीं है। तो आवृत्ति हमें कई प्रकार की चीजों का इंडिकेशन देती है। अब देखिए आवृत्ति का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कुछ लक्षणों में अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं, कुछ लक्षणों में हम जीन की आवृत्ति बड़ी आसानी से और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट कई ऐसे भी लक्षण हैं जिनमें नहीं निकल पाती है। आप उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे आवृत्ति निकालने का एक उदाहरण हम पर लेते हैं कि यदि 100 मानवों के एक समूह में ब्लड टेस्ट किया गया, मैंने आपको ब्लड ग्रुप में एबीओ तो बताया था, एक और बताया था एमएन प्रकार, और वो अपन ने एमएन टेस्ट किया मान लीजिए, और पता चला कि 50 व्यक्ति जो हैं एम प्रकार के ब्लड वाले हैं, 20 व्यक्ति एमएन प्रकार के हैं और 30 व्यक्ति एन प्रकार के हैं इन 100 लोगों में। और हमसे प्रश्न पूछा है कि भाई 100 लोगों की इस पॉपुलेशन में एम अलील की आवृत्ति बताइए कि एम अलील कितना प्रतिशत है और एन अलील की आवृत्ति बतानी। इस तरह से आवृत्ति कैलकुलेशन कैसे करें। अब एक बात ध्यान रखिए, कुल अलील में से एम अलील कितने और एन अलील कितने ये बताना है। कुल अलील कितने, अगर 100 मानव है और एक मानव में 2 अलील होंगे, डिप्लॉइड मानव है तो 100 × 2 कर लीजिए तो 200 अलील तो टोटल हो गए। समझ गए। अब उसमें एम और एन की मात्रा निकालनी है। देखिए अलील की संख्या तो तब पाएंगे जब ये 50, 20 और 30 जो हैं इनका हमें जीनोटाइप पता हो। देखिए आवृत्ति निकालने के लिए जीनोटाइप पता होना जरूरी, तभी तो अलील गिन पाओगे, फिनोटाइप से थोड़ी गिन पाएंगे। अब ये एमएन प्रकार का रक्त समूह हमने उदाहरण पढ़ा था इसको सप्रभाविता में, जिसमें 2 अलील है, एक अलील एम एंटीजन बनाता, दूसरा एन एंटीजन बनाता, मैं बता चुका हूं ये। तो जिसमें एम टाइप का ब्लड ग्रुप है, अगर हम इन तीनों का जीनोटाइप लिख सकते हैं तो गणना आराम से हो जाएगी। कैसे, जैसे एम टाइप का ब्लड है 50 लोगों में, तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, एल एम एल एम समयुग्मी, यही होता है जीनोटाइप। जो एमएन रक्त समूह वाला है उसमें एल एम और एल एन विषम युग्मी है और ये सप्रभावित है, इसलिए दोनों एंटीजन बनाता। और एन प्रकार वाले में एल एन समयुग्मी ये होगा। इन 3 के अलावा चौथा कोई जीनोटाइप होता भी नहीं है, और हम इन रक्त समूह के जीनोटाइप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब आप गिन लीजिए कि एम अलील कितने हैं। मैं अगर एम अलील की मात्रा गिनना चाहूं तो गिन सकते हैं। कैसे, देखिए 50 लोगों में एम टाइप यानी कि 2 अलील, तो 50 लोगों के तो सारे दोनों के दोनों अलील एम प्रकार के, 50 × 2 कर दिया। और 20 ऐसे हैं जो एम एन है तो उसमें एक एक अलील एम यहाँ भी है, तो प्लस 20 अलील और हुए। कुल अलील कितने हैं, तो ये 100 × 200 अलील हो गए, अर्थात 120 अलील कितने में से, 200 में से, यानी कि 0.6 हो गई आवृत्ति। 0.6% में लिखेंगे तो ये आया 60%। तो मतलब कुल अलील में ये कितना, एम अलील 60% है। ठीक है, एन अलील निकाले जरा, एन अलील निकाल लो। एन कितना, देखो 30 लोगों में तो दोनों अलील एन वाले हैं, प्लस 20 विषम युग्मी में भी हैं, कुल 200, यानी कि ये हुआ 80/200 अर्थात 0.4 यानी कि 40%। तो इस पॉपुलेशन में एम अलील की मात्रा कितनी, 60% है, 0.6, और एन अलील 40%। वैसे भी देखिए गणित का नियम साफ कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 2 ही अलील हैं और उसमें से भी एक अलील अगर 60% है तो दूसरा स्वतः 40% होना है, कुल मात्रा तो 100% होगी ना, तो वैसे आ जाएगा। ये जो गणना हुई इसको कहते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन, और ये आप आराम से इनके जीनोटाइप लिखे और निकाल लो। इस तरह से कुछ उदाहरण में और भी मिल जाएंगे जिनमें आप इस तरह से आवृत्ति निकाल सकते हैं।
और बल्कि एक निकाली तो दूसरी तो वैसे आ जाएगी, 100% कुल होता है और 2 अलील में एक 60% है तो दूसरा 40% होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन एक तो ये हुआ, ये कहलाता है डायरेक्ट कैलकुलेशन। अगर आपको क्वेश्चन में भी तीनों प्रकार के जीनोटाइप दिए हुए हैं तो आप हमेशा डायरेक्ट कैलकुलेशन से कैलकुलेट करें, ज्यादा अच्छा यही। अच्छा, कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं, जैसे एक और देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं। मटर के 100 पौधों में 75 पौधे लंबे और 25 पौधे बोने हैं, तो कैपिटल टी व स्मॉल टी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। ये एक और उदाहरण। अब जैसे हमने पहले आवृत्ति निकाली, अब इसकी निकाले। मटर के 100 पौधे, अब 100 पौधे में ये तो तय है कि कुल अलील तो यहाँ भी 200 ही होंगे, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ आप पिछले वाले उदाहरण की तरह यहाँ भी कैलकुलेट कर पाएंगे? यहाँ एक समस्या दिख रही है। अब आपके जो 75, आपको इनके जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे। जीनोटाइप लिखोगे तभी कैलकुलेट होगा। अब 25 बोने पौधे का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी, बिल्कुल सही बात है, एक ही जीनोटाइप हो गया। 75 लंबे पौधे में हमें पता नहीं चल रहा कि ये लंबे कौन से, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है। क्या 2 प्रकार हो सकता है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल। और जो समयुग्मी कैपिटल टी वाला है और जो विषम युग्मी है, दोनों लंबे पौधे एक जैसे दिखते हैं। तो अब 75 में से ये कितने और ये कितने, ये तो पता ही नहीं है, देख के बता भी नहीं सकते, और इसीलिए आप यहाँ पर इसकी गणना कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी की नहीं कर पाए। इस प्रकार के उदाहरणों में आप जीन फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाएंगे। अंतर समझ में आ जाना चाहिए। पिछले उदाहरण में हम इन तीनों के जीनोटाइप बड़े आराम से लिख पाए, लेकिन इस उदाहरण में हम ये नहीं कर पा रहे हैं। मान लो यहाँ दूसरा उदाहरण होता कि 100 मिराबिलिस के पौधे हैं मटर की जगह, और उनमें से कुछ जो है लाल हैं, कुछ गुलाबी हैं और कुछ सफेद हैं, फिर क्या निकाल आते? फिर आराम से हो जाते, क्योंकि जो लाल हैं वो हमें पता है समयुग्मी प्रभावी हैं, जो गुलाबी हैं वो विषम युग्मी हैं, और जो सफेद हैं वो समयुग्मी अप्रभावी हैं। ठीक है, आप देखिए वो उदाहरण किसका है? अपूर्ण प्रभाविता का, लाल और गुलाबी वाला बता रखा है। ठीक है, अर्थात एक निष्कर्ष देखिए कि आप जीन फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट गणना कब कर पाएंगे? हम उन मामलों में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं जिनमें समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी अलग अलग पहचान में आ जाए, जैसे लाल गुलाबी, एम प्रकार, एमएन प्रकार। तो जहां समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी अलग अलग पहचान में आ जाएगा वहां तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, और जहां समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी एक जैसा दिखेगा वहां डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी। और ये एक जैसा किस प्रकार के लक्षणों में दिखता है? अब ये सब पढ़ रखा हमने। जहां समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी एक जैसा है वो लक्षण होते हैं गुणात्मक, और अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता या मात्रात्मक लक्षण, उसमें समयुग्मी और विषम युग्मी अलग अलग दिखता है। इसका मतलब मात्रात्मक लक्षण, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, इनमें तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आवृत्ति का, लेकिन इस प्रकार के गुणात्मक लक्षणों में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। समस्या कहाँ है? यहाँ है कि हम इन 75 में से छांट नहीं पाएंगे, सब एक जैसे दिखते हैं। अब इसके लिए फिर हमें एक इनडायरेक्ट मेथड लाना पड़ता है। अब हम वही इनडायरेक्ट मेथड भी समझेंगे। तो हमारा एक तो निष्कर्ष जीन फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन को लेकर मैंने एक निष्कर्ष लिखा है, इसको समझ लें। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता व मात्रात्मक लक्षणों में जीन की आवृत्ति प्रत्यक्ष गणना की जा सकती है, जीन आवृत्ति की प्रत्यक्ष गणना, और किंतु गुणात्मक लक्षणों में प्रत्यक्ष गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, गुणात्मक लक्षणों में नहीं हो पाएगी, मात्रात्मक में हो जाएगी। अपूर्ण प्रभाविता तो है भी मात्रात्मक ही, और सप्रभाविता में भी हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखना, सप्रभाविता मात्रात्मक नहीं होता, वो गुणात्मक है, लेकिन क्योंकि दोनों प्रभावी और दोनों रंग दिखते हैं तो गिन लेंगे। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो गुणात्मक लक्षण उनमें ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब जब हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे कैसे? फिर इसका एक तरीका हम इवोल्यूशन के ही टॉपिक से लाते हैं। इवोल्यूशन के चैप्टर में आप एक चीज पढ़ोगे, हार्डे-विंगबर्ग नियम। हार्डे और विंगबर्ग द्वारा दिया गया एक नियम हमारे यहाँ जीन आवृत्ति की कैलकुलेशन में काम आता है, और थोड़ी हम मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करते हैं। पहले हम समझ लें कि हार्डे-विंगबर्ग नियम क्या है और उसका पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आवृत्ति कैसे निकालने में हम यूज करेंगे, यही हमें बताना है। हार्डे-विंगबर्ग लॉ। हार्डे और विंगबर्ग दो गणितज्ञ थे जिन्होंने प्रकृति की अलग अलग और छोटी बड़ी कई पॉपुलेशन अध्ययन करके एक गणितीय निष्कर्ष निकाला।
इन्होंने देखा कि प्रकृति में जो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन, उनमें एक अजीब सा साम्य अवस्था है, एक प्रकार का संतुलन है, और पॉपुलेशन एक संतुलन बनाए रखती है और वो अपने आप को आसानी से बदलने नहीं देती। जबकि उस पॉपुलेशन में हर वर्ष कई जीव मरते हैं, कई नए पैदा हो जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कहीं से आ भी जाते हैं। हार्डे विंगबर्ग का कहना है कि अगर एक वृहद पॉपुलेशन, और वो भी यादृच्छिक संगम करने वाली, नेचुरल रैंडम मैटिंग रिप्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन में किसी जीन, किसी लक्षण के अलील की आवृत्ति आसानी से नहीं बदलती और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों तक नियत बनी रहती है या थोड़ा बहुत बदलती है, इनमें बदलाव आसानी से नहीं होता। आप देखिए अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में लोगों का एक अलग ही अपीयरेंस, पंजाबी एक जैसे दिखते हैं, बंगाली, केरलियन या और भी जो अफ्रीकन, जबकि पॉपुलेशन में कोई बाउंड्री नहीं है। वहां से कई लोग दूसरी जगह जाके बस रहे हैं, कई वहां से आकर के उन जगहों पर जा रहे हैं, आना जाना चल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन का एक स्वरूप बना हुआ है। हर पॉपुलेशन का अपना एक स्वरूप होता है और एक संतुलन रहता है। तो पॉपुलेशन अपने जीन, अपने लक्षण, अपने जीवों में एक संतुलन रखती है। हार्डे विंगबर्ग ने इसी संतुलन को नाम दिया हार्डे विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। उन्होंने कहा कि एक पॉपुलेशन जितनी वृहद होगी, जितना नेचुरल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें संतुलन बनने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, और जब पॉपुलेशन हार्डे विंगबर्ग संतुलन दर्शाएगी तो इसका मतलब उसमें जीन और एलील की आवृत्ति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। और जब किसी पॉपुलेशन में परिवर्तन ज्यादा नहीं आते तो इवोल्यूशन की गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि जब परिवर्तन होंगे तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन जितना हार्डे विंगबर्ग फॉलो करेगी, जितना उसके नजदीक जाएगी, उतना उसमें इवोल्यूशन होने की गति धीमी हो जाएगी। और इसीलिए वृहद पॉपुलेशन ऐसी की ऐसी बनी रहती है वर्षों तक, कई पीढ़ियां निकल जाए, हजारों सालों तक, और उनमें अत्यंत धीमे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। और इसीलिए इवोल्यूशन की गति बहुत धीमे है। डार्विन ने यही कहा था कि इवोल्यूशन अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। उसका कारण यही है कि ये जो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन, इनमें आसानी से आवृत्ति नहीं बदलती और हजारों सैकड़ों सालों में जाके थोड़ा बहुत बदलाव होता है। इसी तरह से इवोल्यूशन भी धीमी गति से चलता है। हार्डे विंगबर्ग और इवोल्यूशन का होना विपरीत प्रक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा। जितना आप संतुलन बढ़ाओगे, जितना स्थायित्व बढ़ाओगे, उतने परिवर्तन कम होते जाएंगे। और जब परिवर्तन और विचलन कम होंगे तो इवोल्यूशन की संभावना धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवोल्यूशन कहाँ होता है? जहाँ तुरंत बड़े बड़े बदलाव हो, विचलन ज्यादा हो। इस विचलन को इवोल्यूशन के चैप्टर में ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जो छोटी पॉपुलेशन होती है, कम संख्या के जो जीव होते हैं, उनमें कुछ जीव मर गए तो भी जीन की आवृत्ति एकदम बदल जाती है। छोटी पॉपुलेशन में या कृत्रिम जो छोटी छोटी पॉपुलेशन रहती है, उनमें हार्डे विंगबर्ग लागू नहीं हो पाता। वहां पर जीन की आवृत्ति में विचलन, परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, और जब परिवर्तन ज्यादा है तो वहाँ इवोल्यूशन का दर उच्च रहता है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन में कम। ठीक है, और प्रकृति में ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है जो 100% हार्डे विंगबर्ग के नियम को फॉलो करे, क्योंकि जिस दिन जिस पॉपुलेशन में 100% हार्डे विंगबर्ग फॉलो हो गया, उस दिन तो किसी जीन के अलील की आवृत्ति नहीं बदलेगी, तो फिर इवोल्यूशन जीरो हो जाएगा। और प्रकृति में इवोल्यूशन जीरो कभी नहीं होता, धीमा हो सकता है, जीरो नहीं होता। तो हार्डे विंगबर्ग संतुलन के जो जितना नजदीक जा रहा है, स्थायित्व बढ़ रहा है और इवोल्यूशन कम हो रहा है, यूं समझिए। ठीक है, इसको उन्होंने गणितीय रूप में पेश किया और उसी से हम आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। पहले तो हार्डे विंगबर्ग नियम क्या है, इसी पर ही क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार। तो हार्डे विंगबर्ग नियम क्या है? इनके अनुसार किसी वृहद यादृच्छिक संगम करने वाली पॉपुलेशन में किसी जीन या अलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। कब? जब उसमें सिलेक्शन, चयन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, माइग्रेशन, गमन न हो या नगण्य हो। देखिए, हार्डे विंगबर्ग का ये संतुलन कब बना रहेगा? आवृत्तियां को नहीं बदलना या संतुलन तो तभी रहेगा ना जब ऐसे कारक जो जीन की आवृत्ति को बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं वो न हो। ये जो लिखे हैं सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन, ये भी प्राकृतिक कार्य हैं, बट ये वो कार्य हैं जिससे जीन की आवृत्ति में बदलाव आता है। और जीन की आवृत्ति को बदलने वाले ये कारक या तो ना हो कहना तो खैर सही नहीं है, प्राकृतिक रूप से सब चीज होती है नगण्य। ये चीजें जितनी कम होगी, आवृत्ति को बदलने वाली कारक जितने कम होंगे, उतना स्थायित्व बढ़ेगा और हार्डे विंगबर्ग के लागू होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
ठीक है, तो हार्डी-विंगबर्ग नियम पॉपुलेशन पर लगे, इसके लिए ये चीजें जरूरी हैं, क्या तो होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस पर 2 बार प्रश्न आ चुका है। क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन वृहद और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए तो उसमें सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन ऐसी चीजें ना हो, चयन। अब मान लो चयन ज्यादा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से चयन अत्यंत धीमा है, बट कभी कभी मानव द्वारा कृत्रिम चयन हो जाता है। हमने एक ही प्रकार के जीव को रहने दिया और बाकी को उखाड़ के फेंक दिया, तो हमने चयन किया, तो अपने आप जीन की आवृत्ति एक की तो बहुत बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाएगी। जैसे आपने कृत्रिम चयन लाए और आवृत्ति में एकदम बदलाव आया तो हार्डी-विंगबर्ग फॉलो नहीं होगा। म्यूटेशन, म्यूटेशन से नए नए अलील बनते हैं। जैसे पहले एक अकेला ही अलील है तो 100% वही है, म्यूटेशन से एक नया अलील और आ गया तो कुछ परसेंट उसका आया तो वो 100 में से तो कम होगा। मान लो नया अलील 10% है तो पुराना 90 रह जाएगा। तो जब भी म्यूटेशन से नए अलील बनते हैं तो पॉपुलेशन में जो पुराने अलील है उनकी आवृत्ति कम हो जाती है। माइग्रेशन, मान लो एक पॉपुलेशन से कुछ जीव चले गए तो उनके साथ अलील भी तो गए, कुछ आ गए, दूसरे आ भी गए, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक रूप से बहुत कम होती, सिलेक्शन बहुत धीमी गति से, म्यूटेशन अत्यंत रेयर, मैं बताया भी आपको। ऐसे ही माइग्रेशन 2 तरफा होता, कुछ गए तो कुछ आ गए। तो इनमें क्या है, अगर ये नेचुरल विधि से हो रहे हैं तो इनकी वजह से आवृत्ति में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कृत्रिम हो गए, मान लो जैसे किसी देश में कोई युद्ध छिड़ गया, वहां की सारी जनता दूसरे पड़ोसी देश में चली गई, इतने बड़े स्तर पर एक जगह से दूसरी जगह लोग चले गए तो फिर आवृत्ति में बदलाव आएगा। किसी जमाने में तिब्बत के लोग भारत आके बस गए, तो इस तरह के बड़े बड़े जो गति मूवमेंट होते हैं उनमें आती बात, वृहद स्तर पर नहीं हो, नगण्य होने चाहिए, और प्राकृतिक रूप से नगण्य होते। और भी कारक है इनके अलावा, पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी जो है कम होना चाहिए। पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जितने विचलन कम होंगे, इन सबको अगर एक शब्द में कहें तो ये कह सकते हैं रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट जो है यानी कि विचलन, किसी भी कारण से अगर जीन की आवृत्ति में विचलन नहीं हो या कम से कम हो तो हार्डी-विंगबर्ग लागू होगा। तो ड्रिफ्ट जो है ये सारी चीजें विपरीत चलेगी, अगर ये ज्यादा है तो हार्डी-विंगबर्ग फॉलो नहीं होगा, ये कम है तो हार्डी-विंगबर्ग फॉलो होगा। बट हार्डी-विंगबर्ग के फॉलो होने के लिए ये सब तो निगलने चाहिए ही चाहिए। पॉपुलेशन भी जो है वृहद होनी चाहिए और नेचुरल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यादृच्छिक संगम, ठीक है, तो हार्डी-विंगबर्ग फॉलो होगा। और जब हार्डी-विंगबर्ग फॉलो हो रहा होगा तो आप गणितीय फॉर्मूले से भी आवृत्ति निकाल पाएंगे। अब हार्डी-विंगबर्ग का जरा गणितीय स्वरूप देखिए और हम आवृत्ति गिनेंगे इससे कैसे। हार्डी-विंगबर्ग का गणितीय स्वरूप देखते हैं कि यदि P मान लेते हैं किसी लक्षण के प्रभावी अलील की आवृत्ति और Q मान लेते हैं अप्रभावी अलील की आवृत्ति, ठीक है, तो हार्डी-विंगबर्ग का नियम क्या कहता है कि एक लक्षण के समस्त अलील की आवृत्ति कांस्टेंट रहती, बदलती नहीं है, और सारे अलील की आवृत्ति का योग 1 होगा। 1 मतलब 100%। जैसे मैंने कहा कि 2 अलील हैं, कुल तो 100% ही होगा, एक 60 है तो दूसरा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों अलील की आवृत्ति का योग हमेशा क्या रहेगा, 1 का मतलब 100%। P + Q = 1, हार्डी-विंगबर्ग की ये है आधारभूत इक्वेशन। अब उसमें अगर P बढ़ता है तो Q कम होगा, Q बढ़ेगा तो P कम होगा, लेकिन योग 1 ही आएगा। तो ऐसे में अगर एक अलील की आवृत्ति पता है दूसरी निकाल लो, P = 1 - Q, Q = 1 - P, P पता है तो 1 में से घटा के Q निकाल लो, Q है तो P निकाल सकते। ये आधारभूत हार्डी-विंगबर्ग की इक्वेशन कही जाती है। इसको थोड़ा सा और डिराइव करें कि P + Q अगर 1 है तो मैं इक्वेशन के दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लूँ, P + Q होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, दोनों तरफ तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, P + Q होल स्क्वायर मतलब P² + 2PQ + Q² = 1, ये एक नई इक्वेशन बनी। और जब P और Q अगर अलील की आवृत्ति है तो ये ध्यान रखना कि P² जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो P² है ये जीव को दर्शाएगा। P² क्या हुआ, समयुग्मी प्रभावी जीवों की आवृत्ति। उस पॉपुलेशन में समयुग्मी प्रभावी जीवों की आवृत्ति को P² से दर्शाएं। P प्रभावी अलील की आवृत्ति, तो P तो अलील की आवृत्ति है, P² जीव की आवृत्ति हो जाएगी पॉपुलेशन में। ऐसे ही 2PQ क्या हो जाएगा,
ये पॉपुलेशन के अंदर जो विषम युग्मी जीव मिलेंगे 2pq, विषम युग्मी जीवों की आवृत्ति, विषम युग्मी जीवों की आवृत्ति 2pq हो जाएगी, और q स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समयुग्मी अप्रभावी, समयुग्मी अप्रभावी जीवों की आवृत्ति। इस तरह से अगर हमारे पास एक अलील की आवृत्ति भी है तो हम न केवल दोनों अलील की आवृत्ति प्रतिशत बता सकते हैं बल्कि तीनों प्रकार के जीव तक बता सकते हैं। पॉपुलेशन में एक लक्षण के अगर दो अलील हैं तो तीन ही तरह के तो जीव संभव होंगे, समयुग्मी प्रभावी, विषम युग्मी और समयुग्मी अप्रभावी। और आप इस इक्वेशन से इन जीवों की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी पर ही क्वेश्चन आता है, आपको या तो क्वेश्चन में एक अलील की आवृत्ति दी जाएगी और इन जीवों का प्रतिशत पूछा जाएगा तो भी निकाल लेना, जीवों का प्रतिशत दिया जाए और आवृत्ति पूछी जाए तो भी निकाल लेना। इस पर ही न्यूमेरिकल आते हैं और आवृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से कैसे गिनी जाती है वो इसमें देख सकते हैं। अब इससे हार्डे-विंगबर्ग से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। जैसे वो हमारा मटर वाला जो उदाहरण था, अगर मैं उसी पे वापस जाऊं तो हार्डे-विंगबर्ग से तो निकाल पाऊंगा मैं। देखिए, इसका तो हमें मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, समयुग्मी अप्रभावी। इससे आपको क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। समयुग्मी अप्रभावी जीव कितने, 100 में से 25, तो क्यू स्क्वायर कितना हुआ, 100 में से 25 यानी कि 25/100 यानी कि 0.25। ठीक है, तो क्यू कितना हो गया, √0.25 यानी कि 0.5, और फिर पी कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्यू यानी कि 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5 ही आएगा। तो पी और क्यू दोनों आ गए। इस तरह से हार्डे-विंगबर्ग से कैलकुलेशन हो जाएगी। जिन गुणात्मक लक्षणों की आवृत्ति हम डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, हार्डे-विंगबर्ग से इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उनमें प्रभावी में दिक्कत है ना, समयुग्मी विषम युग्मी पहचान में नहीं आता। अप्रभावी का तो पहचान में आ रहा नहीं कि ये तो समयुग्मी है, तो इस जीव से आप क्यू स्क्वायर निकाल लो, क्यू स्क्वायर से क्यू आ जाएगा और क्यू से फिर पी आ जाएगा। ये हार्डे-विंगबर्ग से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक तरीका होगा, और इसी पर आधारित आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, किसी पॉपुलेशन में किसी लक्षण के अप्रभावी अलील की आवृत्ति 0.4 है, तो बताइए ये सारे जीवों का प्रतिशत, समयुग्मी प्रभावी जीवों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, विषम युग्मी जीवों का प्रतिशत क्या होगा, समयुग्मी जीवों का प्रतिशत, प्रभावी लक्षण वाले जीवों का प्रतिशत, अप्रभावी लक्षण वाले जीवों का प्रतिशत क्या होगा। तो ये चीजें हमें बतानी है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि अप्रभावी अलील की आवृत्ति 0.4 है। मैंने यहाँ पर सारे एक साथ लिख दिए। इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और इनमें से कोई एक या दो पूछा जाता है। हम इन सबको निकालना अगर सीख गए तो क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अब आप देखिए, क्वेश्चन में पहले ये ध्यान से पढ़ लेना दिया क्या है, अलील की आवृत्ति दी है या जीव की आवृत्ति। अलील की आवृत्ति दी है तो पी और क्यू में से जो आएगा वो लेना है, और जीव बोला गया है तो पी स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर उनमें से लेना है। अब देखिए, अप्रभावी अलील की आवृत्ति 0.4 है, अर्थात ये हमें क्या दिया है, q बराबर 0.4 दिया है। ठीक है, अब q दिया है तो p भी निकाल लो, 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आ गया, ये p आ गया और ये q आ गया। बस अब उसके बाद आपसे जो कहा जा रहा है उसका प्रतिशत निकाल लो, आराम से आवृत्ति निकाल लो। समयुग्मी प्रभावी जीवों का प्रतिशत, तो समयुग्मी प्रभावी जीव की आवृत्ति क्या थी, पी स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट पी स्क्वायर लेना है, पूरी इक्वेशन एक साथ जरूरी नहीं, पी स्क्वायर ले लो। पी स्क्वायर कितना हो गया, पी कितना है, 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36, प्रतिशत में ये हो जाएगा 36%, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी कि समयुग्मी प्रभावी जीव कितने हो गए, 36%। विषम युग्मी जीव, अब विषम युग्मी जीव की आवृत्ति क्या होगी, 2pq यानी कि ये 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 ये कितना हो गया, 0.48 यानी कि 48%, 48% ऐसे आ गया। और बाकी भी निकाल लो समयुग्मी जीवों का प्रतिशत। अब ये देखिए, पहले और तीसरे में अंतर समझ में आना चाहिए। यहाँ है समयुग्मी प्रभावी जीवों का प्रतिशत और यह समयुग्मी जीवों का प्रतिशत। आपको सिर्फ समयुग्मी बोला है, न प्रभावी न अप्रभावी, तो केवल समयुग्मी चाहिए। अब केवल समयुग्मी कौन कौन होंगे, पी स्क्वायर भी समयुग्मी और क्यू स्क्वायर भी तो समयुग्मी। यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, तो यह दोनों लेने पड़ेंगे, केवल समयुग्मी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो
पी स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इसका स्क्वायर कितना हुआ 0.36 एवं 0.16 हो गया, तो ये हो गया 0.52 यानी कि 52%। ठीक है, तो विषमयुग्मी जीव पॉपुलेशन में कितना होंगे 52%। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब विषमयुग्मी जीव 48% है तो विषमयुग्मी अगर 48% है तो बचे हुए सारे क्या होंगे समयुग्मी, 52% ही आना चाहिए था। आगे बात समझिए। फिर देखो प्रभावी लक्षण वाले जीवों का प्रतिशत, अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रभावी लक्षण वाले पहला चौथे और पहले को तो यहाँ है समयुग्मी प्रभावी और ये है प्रभावी। जब प्रभावी बोला है न समयुग्मी न विषमयुग्मी, तो यहाँ भी ध्यान देना जब प्रभावी लक्षण वाले बोला जाए तो प्रभावी लक्षण किस किस में होता है पी स्क्वायर में और 2p क्यूब। जो विषमयुग्मी वो भी होता तो प्रभावी है ना, लक्षण तो प्रभावी दिखता है। तो जब प्रभावी लक्षण वाले निकालने होंगे तो इन दोनों को लेना पी स्क्वायर प्लस 2p क्यूब। अब इसको भी गिन लें, पी स्क्वायर कितना है 0.36 और 2p क्यूब भी निकाल रखा अपन ने 0.48। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.84 यानी कि 84%। 84% इस पॉपुलेशन में प्रभावी लक्षण वाले जीव होंगे। समझ में आ गई बात। अप्रभावी लक्षण वाले जीव, अप्रभावी लक्षण वाले जीव कौन से होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही है, ये क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर यानी कि 0.16 16%। ठीक है, जब 84% प्रभावी हो गए तो 16% ही तो अप्रभावी बचेंगे। समझ गए। अगर आपको पॉपुलेशन में किसी एक अलील की आवृत्ति दी गई है तो आप ये सभी प्रकार के प्रतिशत निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब इन्हीं में से कोई एक दो ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं, आपको मैंने सारे एक ही साथ बता दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन खूब आते हैं। अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले AIPMT में क्वेश्चन आया, मैं वो बताता हूँ। अगला हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, AIPMT का एक क्वेश्चन है ये, और उसके बाद भी और भी आए हार्डे-विंगर पर तो अक्सर क्वेश्चन आता रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये कुछ सालों पहले क्वेश्चन आया है। अब इसमें भी कई लोग बेवजह कंफ्यूज हुए कि बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी पॉपुलेशन के 1000 जीवों में 360 कैपिटल ए, अब देखिए 360 जो है वो कैपिटल ए, 480 लोग जो है कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हैं और 160 स्मॉल ए वाले हैं। तो पॉपुलेशन में कैपिटल ए अलील की आवृत्ति बतानी, ये था प्रश्न। अब ये प्रश्न तो इतना आसान है, तो देखा जाए तो यहाँ तो हार्डे-विंगर का काम ही नहीं है, और अगर हार्डे-विंगर भी लगा हो तो भी सही आ रहा है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे और हार्डे-विंगर से करोगे तो जरूरी नहीं कि आंसर सेम आए। हार्डे-विंगर अप्रत्यक्ष विधि है तो लगभग आता है, सेम नहीं आता। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको क्वेश्चन में तीनों प्रकार के जीवों की मात्रा अलग अलग दे रखी हो तो आप पहले क्या करो, डायरेक्ट विधि से ही करो, और ये तो डायरेक्ट से हो जाएगा जैसे मैंने एम और एन वाला किया था वैसे। और हालांकि इसमें तो आप हार्डे-विंगर भी अगर लगाते हो तो भी आंसर सही आ रहा है, वैसे जरूरी नहीं हर बार सही आ रहा है। जैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, अपने को कैपिटल ए की मात्रा जी कुल अलील कितने हुए, 1000 जीव हैं तो कुल अलील कितने हुए 1000 × 2 यानी कि 2000 अलील हो गए। अब उसमें से ए अलील कितने देखिए, 360 लोगों में तो 2 अलील है, ये रहे जैसे मैंने एम और एन गिना था वैसे, प्लस 480 में भी एक एक अलील तो ही, तो 480 और जोड़ दो अपॉन 2000, इसको सॉल्व करो 0.6 आ जाएगा। बस ये ऐसे हो गया, ना कोई हार्डे-विंगर लगाया कुछ नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ तीनों प्रकार के जीव की मात्रा पहले अलग अलग दे रखी है तो मैं तो डायरेक्ट ही गिन लूंगा। इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही कर सकते थे। अगर मैं इसको कहूँ हार्डे-विंगर से करें तो इसमें जरा हार्डे-विंगर लगाएं तो आप देखिए अपने को एक ही चाहिए, ये है ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, इसकी अगर मैं आवृत्ति निकालता हूँ समयुग्म प्रभावी की तो वो आएगी पी स्क्वायर, और अपने को चाहिए कैपिटल ए यानी कि पी का मान। पी स्क्वायर कितने जीव, 360 जीव हैं, समयुग्म प्रभावी कितने में से 1000 में से, तो 360 1000 में से है तो ये कितना हुआ 0.36 हो गया पी स्क्वायर। तो P कितना आ जाएगा, जैसे मैंने मटर के केस में निकाल के बताया था 0.√36, तो ये हो जाएगा 0.6।
ये मैंने हार्डे-विंबर्ग से कर लिया। इस प्रश्न में तो ये संयोग की बात है कि हार्डे-विंबर्ग से भी आंसर वही आ रहा है और डायरेक्ट गिन रहे हो तो भी वही आ रहा है, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं। हार्डे-विंबर्ग से कई बार आसपास आंसर आता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आता। इसलिए अगर तीनों अलग अलग दिया है तो प्राथमिकता तो आप डायरेक्ट की रखें, सीधे ही कैलकुलेट कर लो। ये तो तब है जब हमारे पास इस तरह से अलग अलग न दे रखा हो, तो हम फिर अप्रत्यक्ष विधि हार्डे-विंबर्ग से करेंगे। लेकिन किस तरह से आवृत्ति निकालनी है ये ध्यान रखें, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। और उसके बाद भी आगे के सालों आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर में आप देखेंगे तो पिछले 2-5 सालों में ही आपको हार्डे-विंबर्ग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हार्डे-विंबर्ग का उपयोग करके हम जीन आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। अब ये जीन आवृत्ति की गणनाएं हैं। अब जीन आवृत्ति की गणना के बाद फिर इसका उपयोग जो है वो इवोल्यूशन के अध्ययन में होता है कि आवृत्ति कौन सी ज्यादा आई, कौन सी कम आई। इसके आधार पर पता चल रहा है कि पॉपुलेशन में कौन सा लक्षण का चयन हो रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और आगे आने वाले समय में जीव किस प्रकार के रहेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्योंकि हम मानव अनुवंशिकी पढ़ रहे थे तो उसी में हमने पॉपुलेशन अध्ययन भी लिखा। तो पॉपुलेशन स्तर पर किस प्रकार के अध्ययन होते हैं वो मैंने आपको ब्रीफ में बताया उस समय। और पॉपुलेशन के स्तर की कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी हमने, और फिर जीन आवृत्ति को कैलकुलेट करने पे, क्योंकि कई बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो जीन आवृत्ति क्या है और उसको कैसे निकाला जाए। हार्डे-विंबर्ग नियम जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा कि वो कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन वृहद होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग यादृच्छिक संगम वाली होनी चाहिए, और पॉपुलेशन में सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तब वो लागू होता है। और जब हार्डे-विंबर्ग लागू होता है तो गणितीय साम्यावस्था के आधार पर हम जीन आवृत्तियां कैलकुलेट कर सकते हैं। p + q = 1 और p² + 2pq + q² = 1, और इसी से हम जीव और अलील दोनों की आवृत्ति निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसके हमने कुछ 1-2 न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ये करके बताया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो। और हार्डे-विंबर्ग पर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, गलत ना करें। थैंक यू।